Hello, students. Me, Ravi Anant. Today we are going to start our series on political science, basically on the political thought. We will start from the Western political thought. This series will help to the students who are doing their preparation for the UPSC Political Science Optional, PSIR Optional, and the students who are going to start their preparation for upcoming CUET exams, and those who are doing preparation for the NET and JRF, and political science honors students also can get benefited from this series. So let's start. What is political thought and why we have requirement of political philosophy? ये काफी बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इन सभी के आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे. And I will try to make this philosophical content easy and lucid. तो हम उसको आसान और ग्राही, जिसको आप आसानी से ग्रहण कर सकें, ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे. मैं प्रयत्न करूंगा. नोट्स भी रेडी करेंगे, क्योंकि अगर आप नोट्स रेडी नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो लेक्चर है दैट विल ओनली कंज्यूम योर टाइम. तो हमें टाइम सिर्फ कंज्यूम नहीं करना है. वी हैव टू ब्रिंग सम आउटपुट. कुछ आउटपुट लेके आना है, कुछ उसका निष्कर्ष निकले. तो इसलिए कुछ नोट्स रेडी करेंगे, कुछ मैं डिक्टेशंस भी कराऊंगा, कुछ नोट्स हम व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, जो आपको सिस्टमेटिकली अप्रोच जो आप फॉलो कर रहे हैं उसको समझने में हेल्प करेगा. तो सबसे पहले हम जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो फ्रॉम द वेरी बेसिक क्वेश्चन मैं यूजली स्टार्ट करता हूं कि व्हाई पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस. क्योंकि जब तक बेसिक बात नहीं पकड़ेंगे तो आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी. तो हाउ मेनी ऑफ यू आर नो व्हाई पॉलिटिकल साइंस इज साइंस. कि ये साइंस क्यों है और इसमें ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है. सी, political science is not the science in actual manner, but as we know, science is the knowledge that we can prove, and that is a systematic knowledge. So science is a systematic knowledge. That means science go process by process, one step to second step to third step. In this way science goes. तो साइंस एक जर्नी है, एक यात्रा है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं. जैसे अगर आप देखोगे द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, आफ्टर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल कम्स. तो जैसे गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसके बाद ही फ्री फॉल का जो नियम है वो आएगा. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. एक साइंटिस्ट के कंधे पे ही दूसरा साइंटिस्ट खड़ा होता है. न्यूटन ने इस बात को माना था. न्यूटन ने खुद कहा था कि मैं कई महान लोगों के कंधे पे खड़ा हुआ. तो साइंस सिस्टमेटिक है, ऐसे फिलॉसफी भी सिस्टमेटिक है. मैं कुछ बातें आपको समझाता हूं. जैसे टुडे वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक सेटअप. हम लोकतंत्र वाली व्यवस्था में जी रहे हैं. ऑलमोस्ट जितने भी आज दुनिया में देश हैं वो सारे या तो लोकतंत्र में है या फिर लोकतंत्र की तरफ जाना चाहते हैं. कारण क्या है? क्योंकि वो वक्त ऐसा है. पहले जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, मानव सभ्यता जब प्रारंभ हुई, तो मानव सभ्यता को पता था कि अगर आपको एक जीवन जीना है, कलेक्टिवली सोसाइटी में रहना है, तो आपको एक स्टेट की रिक्वायरमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है. आपको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें आपके पैसे की, यानी कि धन संपत्ति की, आपके जीवन की, लाइफ की और आपकी डिग्निटी की सुरक्षा की जा सके. क्योंकि अगर कोई शक्ति आपके पैसे को, आपकी जान को, आपके सम्मान को नहीं बचाती, तो जो ताकतवर पर्सन है, जो पावरफुल है, वो आपसे ये सब छीन लेगा.
ये होगा मत्स्य न्याय, क्योंकि डोमिनेशन पावरफुल पर्सन का आ जाएगा और कमजोर हमेशा मारा जाएगा। ठीक है, तो मेरे सामने मेरे स्क्रीन है, इस पे मैं नोट डाउन करता रहूंगा, तो है ना, जैसे अगर मेरा चेहरा कभी कम दिखे या फिर तो आप, मैंने वैसे भी अपना फेस बहुत कम रखा है, हम बेसिकली फोकस करेंगे अपनी बातों पे, है ना। तो अगर आप इन डेप्थ जाओगे, समझने की कोशिश करोगे, तो मैं सारे डॉट कनेक्ट कर दूंगा, और ये डॉट आप देखोगे, आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, तब जाके वो क्लियर होंगे, कई बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो जो काम है उसको मैं आसान कर दूंगा आपके लिए। देखो, तो हमें पॉलिटिकल स्टेट की या राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता इसलिए है ताकि हमारी जान माल की रक्षा की जा सके, टू सिक्योर अवर प्रॉपर्टी एंड लाइफ। क्योंकि पुराने समय में जो ताकतवर था वो शक्ति पे काबिज आ जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऐसे में लोगों के मन में था कि हम जीवन ठीक से जी पाए तो कोई हमें सुरक्षा प्रोवाइड करे। सुरक्षा कौन प्रोवाइड करेगा? तो सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए राज्य आएगा, सरकार आएगी। तो शुरू में सरकार तो आज जैसे तो नहीं बन सकता कि पार्लियामेंट आ जाए या कोई वैसी व्यवस्था आ जाए। तो पुराने समय में कबीले का सरदार, अभी कबीले का सरदार अपने लोगों से एक ट्रिब्यूट लेगा, एक तरह का कर, खाने पीने की कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ और सामान हो सकता है, ये कबीले के लोग अपने सरदार को देंगे। सरदार जो ये खाने पीने का सामान, जो ये पैसा इकट्ठा हुआ है, जो गुड्स इकट्ठे हुए हैं, इनको बांटेगा कुछ लोगों में, और उनको बोलेगा कि आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस इस कबीले को सुरक्षित रखें, आप वॉरियर का काम करें, आप योद्धा बने। तो सरदार जो है वो एक आर्मी रखेगा, छोटी आर्मी, अनट्रेंड ही सही, बट वो रखेगा। ये आर्मी प्रोटेक्ट करेगी अपने कबीले को। तो कबीले का सरदार होता था, उसके पास आर्मी होगी। अब ये एक तरह से आप देख रहे हो, आर्मी और सरदार, ये राज्य की शुरुआत है। बाद में यही जो सरदार है इसको लगेगा कि मैं सिस्टमेटिक आर्मी रखूं, एक ऐसी व्यवस्था बनाऊं जिसमें मैं बड़ा शासक बनूं, राजा बनूं, और आर्मी प्रोफेशनल हो। तो यहीं से ये किंगशिप में मूव करेगा। तो पहले कबीला, फिर राजा, और राजा अपने आप में उतना बड़ा नहीं है कि वो सम्राट बन जाए। तो ये राजा में से कोई राजा आप देखोगे कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट था अश्वमेध यज्ञ का, जिसमें एक राजा घोड़े को छोड़ देगा और जहां तक उसका घोड़ा जाएगा वो उस इलाके पे दावा करेगा, जो उसके दावे को खारिज करेगा उससे युद्ध करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जहां द किंग विल बिकम एम्परर, इन दिस वे द system is moving or system is evolving from tribal rule to kingship, kingship to emperor। एंड धीरे धीरे ये जो सिस्टम है, इसमें जनता को ये लग रहा है, पीपल जो टैक्स दे रहे हैं, जो ट्रिब्यूट्स दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि व्हाट अल्टीमेटली वी आर गेटिंग इन रिटर्न, हमें क्या मिल रहा है, हम तो बस ट्रिब्यूट दिए जा रहे हैं, इन रिटर्न हमें कुछ खास मिल नहीं रहा। तो वो ऐसा राज्य चाहेंगे जहां पे सरकार उतनी ताकतवर ना हो कि वो उनके अधिकारों को ही दबा दे रही है, क्योंकि राजा, महाराजा या कबीले का सरदार, ये जनता, इनकी इच्छा ही प्रबल होती थी। जनता की इच्छा इनके सामने कुछ नहीं। राजा बोले रात है तो रात है। तो अल्टीमेटली यही डोमिनेट करते हैं, जो ये चाहेंगे वो होगा, कोई इंडिविजुअल इनके खिलाफ नहीं जा सकता। डेमोक्रेसी में जब जनता को ये लगने लगा कि ये बिल्कुल सही नहीं है, हमारी इच्छा कहाँ है, तो कई थिंकर्स आएंगे, जैसे रूसो। रूसो आएगा और रूसो बोलेगा वी ऑल आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द नेचर, सो वी ऑल आर इक्वल। हम सभी प्रकृति की संतान हैं तो हम बराबर हैं। और रूसो एक एक कॉन्सेप्ट देगा जिसमें वो बोलेगा कि हम अपनी एक लिमिटेड पावर स्टेट को सबमिट कर दें ताकि वो उतना काम कर पाए, बाकी हम फ्रीली जी पाए। तो यहाँ से एक डेमोक्रेसी की झलक, जैसे हम आज भी नेता को चुनते हैं और हम उसे वोट देते हैं। वोट मतलब व्यू। हम बोलते हैं कि हमारी समझ या हमारी जैसी सोच वाला व्यक्ति जो है, हम उसे चुन के अपनी तरफ से भेज दे रहे हैं। ये पर्सन जाएगा और हमारी तरफ से डिसीजंस लेगा। दैट पर्सन विल टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ अस। अब जब ये पर्सन जाके हमारी तरफ से डिसीजन लेगा,
तो कहीं, क्योंकि सारे लोग अगर हम डिसीजन लेंगे अपनी अपनी तरफ से, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर सारे लोग डिसीजन लेंगे, देन दैट सिस्टम विल बिकम एनार्की और वी विल क्रिएट क्योस। ऐसा सिस्टम एनार्की बनाएगा और सिर्फ क्योस क्रिएट होगा, वहां पे समझौते या निर्णय नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ लड़ाइयां होंगी। तो हम सब ना निर्णय लेके हम अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति को उतार दें मैदान में, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से जब किसी व्यक्ति को उतार देंगे, तो वो व्यक्ति हमारी तरफ से निर्णय ले लेगा, लेकिन वो गलत भी तो हो सकता है फ्यूचर में। अगर वो कभी चाहे, हमने उसे बोला कि आप हमारी तरफ से निर्णय लेना, और वो हमारे, हमने जो उससे चाहा था कि हमारे ओपिनियन इसके ओपिनियन मैच हो रहे हैं, फ्यूचर में वो उसके विपरीत चला जाए, तब हम क्या करेंगे? तो रूसो ने कहा कि हम लिमिटेड पावर देंगे। ऐसा नहीं है कि सारी पावर दे देंगे कि हमारे सारे डिसीजन ये करेगा, नो। ताकि हम अपनी फ्रीडम, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए, इसलिए लिमिटेड पावर इसको देंगे, बाकी पावर हम पे रहेगी। जितना एसेंशियल उतनी ताकत देनी, क्योंकि बिना स्टेट के नहीं रह पा रहे, नहीं तो मत्स्य न्याय आ जाएगा। तो स्टेट हो, बट स्टेट विद लिमिटेड पावर, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि लिमिटेड पावर की बात कर रहा है रूसो, तो इनलाइटेंड मोनार्की आएगी मिडिवल एज में। इनलाइटेंड मोनार्की का मतलब है द मोनार्क इज रूलिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जब रूल कर रहा है, तो उसको लिमिटेड मोनार्की कहेंगे। कुछ मोनार्क ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनका कहना था कि ये तो बेकार है, सिस्टम से काम नहीं चलेगा, इससे अच्छा तो हमें मौत दे दो, हम नहीं ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो लिमिटेड मोनार्की आई। लिमिटेड मोनार्की से भी जब लोग खुश नहीं होंगे, तो वो डिमांड करेंगे और अधिक राइट्स की, बराबरी की, ठीक है। तो आप देखोगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आप देखोगे, जिसमें आपको लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात आएगी। एवोल्यूशन ऑफ द मोनार्की, मोनार्की को समाप्त करेंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के आधार पर राज्य की नींव, राज्य की संकल्पना रखी जाएगी। बाद में वहां से लोकतंत्र का जन्म होगा, और डेमोक्रेटिक सेटअप में, लोकतंत्र वाली व्यवस्था में, एक कानून, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सरकार में शासन करेंगे। तो ये अगर आप देख रहे हो, ये जो मैं बता रहा हूं कि वाई पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस बिकॉज द नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज द सिस्टमैटिक दैट इज इवॉल्विंग फ्रॉम द ट्राइबल स्टेट टू द डेमोक्रेटिक स्टेट। कि ऐसा ज्ञान जो आप देखोगे, ट्राइबल राज्य से लेके लोकतांत्रिक राज्य तक की यात्रा जो है, वो पूरी जो जानकारी, वो पूरा ज्ञान पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक नॉलेज है, इसलिए हम इसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इज इट क्लियर? तो एक क्वेश्चन आप लिख ही लेंगे, क्योंकि आप पहले तो आप शुभारंभ कर रहे हैं सीरीज का। तो पॉलिटिकल, देखो दो पेपर कराऊंगा, एक पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पहले थॉट्स में, पेपर फर्स्ट में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को देखेंगे, और पेपर सेकंड में हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को देखेंगे। तो पहला जो लेक्चर है आज का, लेक्चर फर्स्ट, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट जो हमारा है, इसमें आप हेडिंग डाल देना ऐसे, आज का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर फर्स्ट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, लेक्चर नंबर 01। ओके, ये डाल दिया। अब देखो, पॉलिटिकल थॉट पे जब हम आ रहे हैं, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था, पहले पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो हमारा पहला वही यूजुअल क्वेश्चन, व्हाई पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस, ठीक है। लिख लेंगे इज अ साइंस।
आंसर लिखेंगे, पॉलिटिकल साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो सिस्टमैटिक नॉलेज है of political philosophy and political institutions. It is not actual science in strict manner. ये भी लिख लेंगे, it is not actual science in strict manner, but due to systematic knowledge, we can call it science. We can call it a science. तो ये सिस्टमेटिक है ना, इसलिए हम इसको साइंस कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब देखो, तो पॉलिटिकल फिलोसफी हम पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल फिलोसफी में पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिलोसफी क्या होता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर विद द टर्म फिलोसफी ना? फिलोसफी क्या होता है? कलर चेंज करूं क्या? ठीक है। और फिलोसफी क्या है होता है? तो एक दो वर्ड से मिलके बना है ये, एक है फेलो प्लस सोफिया। फेलो मीन्स होता है लव, सोफिया मीन्स होता है नॉलेज। तो लव फॉर नॉलेज इज फिलोसफी, है ना? हमें नॉलेज की भूख है। वाई नॉलेज? सी, ह्यूमन ब्रेन इज क्यूरियस, क्यूरियोसिटी है हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता है कि तुम जो बोल रहे हो वही सही क्यों है? तो अगर तुम सही हो तो उसके लिए तर्क करोगे, प्रत्युत्तर दोगे। जैसे भारतीय संस्कृति में एक कहानी आती है, कठोप उपनिषद में, नचिकेता और यम। नचिकेता छोटा बालक है, ही वॉज वेरी क्यूरियस बॉय, अपने पिता से हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, कुछ हर बात पे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हिज फादर गॉट फ्रस्ट्रेटेड, तंग आ गए उससे, बोले कि तू एक काम कर, तुझे हम ले चलते हैं यमराज के पास। नाउ द यमराज विल आंसर यू। ठीक है, वो मार दें तुझे, यही सही है, तू खत्म हो जा, कुछ ऐसी बातें। तो लेके गए यमराज के पास। पिता को था कि इसको, ये आदमी मुझसे संभाल नहीं रहा, ये लड़का, ले लो भाई वापस। यमराज के पास गए तो यमराज से भी वो नचिकेता सेम प्रश्न करने लगा। यमराज ने उसे मारा नहीं। यमराज ने कहा कि जितने आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर मैं दूंगा। फाइनली सारी शंकाओं का, ऑल क्यूरियोसिटीज का यमराज ने आंसर दिया और वो शांत हुआ। तो ये जो है ना, हमारा जो ब्रेन क्यूरियस है, वो सही नॉलेज जब तक उसे नहीं मिलेगा तब तक वो शांत नहीं होगा। और अगर हम पॉलिटिकल साइंस का जो नॉलेज है, और सबको अगर आप सब उससे रूल हो रहे हैं अंडर द दैट नॉलेज और दैट लॉ है, तो सब लोग अगर उससे एग्री नहीं होंगे तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो सबकी जिज्ञासा शांत हो, और वो तभी हो सकती है जब आप ट्रू नॉलेज पे पहुंच जाओगे, जिसके बियॉन्ड कोई खड़ा ना हो पाए। बिकॉज ट्रू नॉलेज इज द अल्टीमेट नॉलेज। ये ट्रू नॉलेज क्या है, अभी हम सोक्रेटिस एंड प्लेटो जब पढ़ेंगे तो हम इस पे डिस्कस भी करेंगे कि व्हाट इज ट्रू नॉलेज। तो ट्रू नॉलेज जैसे तक जब तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या सही है ये तो ट्रू नॉलेज से डिस्कस होगा। जैसे हमने लिखा कि ह्यूमन यूनिवर्सली उसके पास तीन क्वेश्चन रहते हैं कि व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या है, और न्याय कैसे पता चलेगा, ये आएगा ट्रू नॉलेज से कि भाई जो सही है ना,
जो नॉलेज अल्टीमेट है उससे ही तो आपको पता चलेगा कि जस्टिस क्या है, जो सच है वही न्याय है। और वहीं से आप देखोगे कि जो सही है वही होना चाहिए, जो होना चाहिए वहां से ही हम पावर देंगे अपने स्टेट को, अथॉरिटी को। तो लेजिटिमेसी ऑफ पावर कहां से आएगा? वो आएगा ट्रू नॉलेज से। स्टेट को पावर कहां से मिलेगा? क्योंकि अल्टीमेटली लोग देंगे पावर, और लोग पावर किस आधार पे देंगे? तो उसके पीछे वर्च्यूज खड़े होंगे या ट्रू नॉलेज खड़ी होगी। ठीक है, तो वहीं से आप देखोगे कि जो स्टेट है, स्टेट के पीछे क्या खड़ा है? ट्रू नॉलेज या फिलोसफी, पॉलिटिकल थॉट्स। इसीलिए किसी पॉलिटिकल थॉट को थॉट से मारा जाता है। उसको ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते, तुम गलत हो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। सो वी कैन चैलेंज द पॉलिटिकल थॉट थ्रू द थॉट्स। तो यहां पे हमें समझना है कि पॉलिटिकल थॉट क्यों जरूरी है, ताकि स्टेट को लेजिटिमेसी वहीं से मिलेगी, स्टेट को पावर वहीं से मिलेगी। और अगर जनता को वो गलत लग रहा है कोई विचार, तो जनता उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योस होगा, लड़ाई होगा। अल्टीमेटली लड़ाई ना हो, इसके लिए हमें ट्रू नॉलेज तक पहुंचना है, वो पॉलिटिकल फिलोसफी ढूंढ के निकालेगी। तो इसलिए हम पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज और आती है कि पॉलिटिकल फिलोसफी और आइडियोलॉजी, दो वर्ड आ जाएंगे। तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाता है कि इज इट सेम? क्या दोनों सेम है? क्या फिलोसफी और, इसको मैं इरेज कर देता हूं, कहां गया मेरा पेन टैब, क्या फिलोसफी एंड आइडियोलॉजी बोथ आर सेम? ठीक, ये क्वेश्चन रेज होता रहता है। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फिलोसॉफी वर्सेस आइडियोलॉजी, क्या ये दोनों सेम है? रफली अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल फिलोसफी एंड आइडियोलॉजी बोथ आर सेम रफली, बट एक्चुअली दे आर नॉट सेम। पॉलिटिकल फिलोसफी इज द कोर आइडिया ऑफ द फिलोसोफर। जो फिलोसोफर कह रहा है वो है उसके विचार। बट आइडियोलॉजी जो है वो बनाई गई है मासेस के लिए, आम आदमी के लिए। तो आइडियोलॉजी इज द डाइल्यूटेड फिलोसफी, इट इज नॉट एक्चुअल फिलोसफी, इट इज डाइल्यूटेड फिलोसफी। ये मिश्रण है जिसमें हमने कुछ लचीला बना दिया है। जैसे मार्क्स जो कहता है, जैसे मार्क्स कह रहा है कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड गेट यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट द चेन्स ऑफ द स्लेवरी। हे दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय गुलामी की बेड़ियों के, जंजीरों के। और जब तक रेड यानी ब्लड रेवोल्यूशन नहीं होगा, जब तक सड़कों पे रक्त की नदियां नहीं बहेंगी, मजदूर यानी क्रांति नहीं करेगा, तब तक बराबरी नहीं आएगी। तो जो रेड रेवोल्यूशन, ब्लड रेवोल्यूशन की बात कर रहा है मार्क्स, उसको सोशलिस्ट पार्टीज आज एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम है। उसकी जगह समाजवादी पार्टियां क्या करती हैं, या समाजवादी सरकारें उसका डाइल्यूटेड फॉर्म ले आती हैं, जिसमें बराबरी की बात करेंगी लेकिन हिंसा की या उस तरीके के एक्सट्रीम लेवल पे बराबरी लाने की बात नहीं करेंगे। तो पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो फिलोसफी जो है वो कोर आइडिया है, और आइडियोलॉजी जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म है ना। तो अब देखो, अब इसमें हमें समझना है कि आइडियोलॉजीज क्या है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ताकि हम पॉलिटिकल थॉट्स को समझ पाए। पॉलिटिकल थॉट्स को समझेंगे फिर आइडियोलॉजीज को समझेंगे, और आज के समय में देखेंगे थॉट्स ज्यादा कारगर आ रहा है या आइडियोलॉजी, या इसके आगे निकल के आ गया आइडियोलॉजी और सिविलाइजेशन। तो हम उसको कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है और हमें इस थॉट्स को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, और लेक्चर्स को थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि बोरियत ना हो,
है ना, आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा, ताकि आसानी से, नहीं तो क्या होता है, लेकिन हाँ जब क्लासेस में हम आते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में यूजली हमें 3 घंटे का एक सेशन लेना पड़ता है, और अगर ऑनलाइन भी ऐसे लोग मिल जाएं जो 3 घंटे 2 घंटे के सेशंस ले पाए बिना बोर हुए, बिना स्किप किए, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसे अगर 10 लोग भी रेडी हो गए, है ना, 12 लोग भी रेडी हो गए, तो मैं उस सेशन को बड़े अच्छी तरीके से कंक्लूड करना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा इसमें मेहनत भी लगती है, टाइम भी जाता है, और वो कोर आइडियाज के लिए अगर उस तरह की ऑडियंस नहीं है तो उसका मजा नहीं आता, फिर ना उसका कोई फायदा नहीं है। चाहे आपके 2 3 5 10 लोग ही क्यों ना हो, लेकिन वो अच्छे लोग होने चाहिए जो उसको सच में समझना चाहते हैं, जिसके लिए उसकी यूटिलिटी है। बिना यूटिलिटी के सप्लाई ठीक नहीं लगता, है ना। तो कोर आइडियाज को हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिकली, तो वो